दोपहर के समय राजा उदय सिंह प्यास के मारे जंगल में भटक रहा था। तभी उसकी नजर सामने एक सुंदर तालाब पर पड़ी। राजा उदय सिंह उस तालाब के नजदीक चला गया और अपने आप से बोला, ये प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। अगर मैंने जल्दी से पानी नहीं पिया तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। राजा उदय सिंह तालाब से पानी पीने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। तालाब का पानी पीने की भूल मत करना उदय सिंह, तुम इस पानी के लायक नहीं हो। राजा उदय सिंह हक्का बक्का होकर इधर उधर देखने लगा और बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोला, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये मुझसे बात कौन कर रहा है? राजा उदय सिंह क्रोधित होकर तेज आवाज में बोला, कौन हो तुम? जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। तभी एक कबूतर उड़ता हुआ राजा उदय सिंह के सामने आकर इंसानी भाषा में बोला, तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा भुगतनी पड़ेगी। अच्छा, तुम्हें जरूर मेरे किसी दुश्मन राजा ने भेजा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक कबूतर को इंसानी भाषा में बात करते हुए देखूंगा तो मैं डर जाऊंगा? रुक जा। इतना बोलकर राजा उदय सिंह ने तलवार निकाल ली। वो उस कबूतर के ऊपर वार करने ही वाला था कि तभी वो कबूतर राजा की नजरों के सामने से उड़ता हुआ ओझल हो गया। इस घटना के 20 साल बाद राजा उदय सिंह अपने महल के बाहर बगीचे में खड़ा हुआ आम के पेड़ को निहार रहा था कि तभी उसका मंत्री चतुर्भुज उसके पास आकर बोला, महाराज के जय हो महाराज। क्या हुआ मंत्री? तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता की लकीरें कैसी झलक रही हैं? महाराज, हमेशा की तरह इस बार भी यात्री शिकायत लेकर आए हैं। कैसी शिकायत? महाराज, उनका कहना यही है कि हमारे राज्य में प्रवेश करने से पहले जो पुराना तालाब पड़ता है वहाँ पर लोग पानी पीते ही रहस्यमयी ढंग से बीमार हो जाते हैं। महाराज, इस बार पूरे 10 यात्री बीमार हुए हैं। मंत्री की बात सुनकर राजा उदय सिंह के माथे पर चिंता की लकीरें झलकने लगी। वो गहरी सोच में डूबते हुए मंत्री की ओर देखकर बोला, वैसे वो तालाब हमारे राज्य में नहीं आता। खैर, तुम चिंता मत करो मंत्री, इस बार मैं अपने पुत्र को इस मामले की छानबीन करने के लिए भेजूंगा। अब समय आ गया है कि अपने पुत्र का कौशल आजमाया जाए। इतना बोलकर राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने महल की दाई दिशा की ओर एक पहाड़ी पर चल पड़ा। कुछ देर बाद वो एक घने जंगल की झोपड़ी के अंदर खड़ा था। झोपड़ी के अंदर एक लंबी चौड़ी कदकाठी का नौजवान आंखें बंद किया हुआ बैठा हुआ था। अचानक वो अपनी आंखें खोलते हुए राजा उदय सिंह की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? तुम पहले से ही कठिनाइयों में रहना पसंद करते हो पुत्र, तो मैं तुम्हें और कष्ट नहीं देना चाहता था। एक राजा का जीवन कठिनाइयों से ही भरा होता है पिताजी। राजा एक योद्धा भी होता है और योद्धा बनने के लिए कठिनाइयों से भरा जीवन बिताना पड़ता है। वाह, मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। दरअसल मैं तुम्हारे पास एक बहुत खास काम लेकर आया हूं। आदेश कीजिए पिताजी। अब तुम तो जानते हो कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे राज्य में आने वाले यात्री अक्सर हमसे शिकायत करते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पर पुराने तालाब के पास कुछ यात्री अचानक से पानी पीते ही बीमार हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस मामले की छानबीन करो और इसका क्या रहस्य है पता करो। पिताजी, अब मैं वापस तभी लौटूंगा जब मैं इस रहस्य का पता लगा लूंगा।
आप निश्चिंत होकर महल वापस लौट जाइए। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ। इतना बोलकर राजा उदय सिंह वहां से महल की ओर चला गया। राजकुमार मधुकर उसी समय अपना घोड़ा तैयार करके अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल गया। लगातार 6 घंटे घोड़ा दौड़ाने के बाद अब वो दूसरे राज्य की सीमा पर था। राजकुमार मधुकर दोपहर के समय सुहावनी मौसम में अपने घोड़े पर जा रहा था। तभी उसकी नजर एक सुंदर कन्या पर पड़ी जो झाड़ियों में कुछ तलाश रही थी। राजकुमार मधुकर तुरंत अपना घोड़ा रोककर उस कन्या को निहारते हुए बोला, क्या हुआ सुंदर कन्या, क्या तुम्हारा कुछ हो गया है? राजकुमारी पुष्पा राजकुमार मधुकर की ओर गौर से देखती हुई बोली, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? क्यों? क्या इस राज्य में लड़कियों से बात करने की मनाही है क्या? नहीं, लेकिन कोई भी आम आदमी इस तरह से राजकुमारी से बात नहीं कर सकता। राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमार मधुकर हंसता हुआ बोला, अगर तुम राजकुमारी हो तो मैं भी कोई आम नागरिक नहीं हूँ। खैर, जाने दो। ये बताओ, तुम्हारा कुछ हो गया है क्या? हाँ, पिताजी ने मुझे कुछ दिन पहले ही एक सोने का हार भेंट में दिया था, जो कहीं गिर गया है। मैं बहुत देर से तलाश कर रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। तुम निश्चिंत होकर अपने राज्य चली जाओ, मैं तुम्हारा हार ढूंढकर तुम्हारे महल ले आऊंगा। तुम इस राज्य की राजकुमारी हो, इस तरह खुलेआम तुम्हारा जंगल में घूमना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। राजकुमार मधुकर की बात सुनकर राजकुमारी मुस्कुराने लगी। तभी राजकुमार मधुकर मुस्कुराते हुए राजकुमारी की ओर देखकर बोला, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पा है। इतना बोलकर राजकुमारी शर्माती हुई वहां से चली गई और राजकुमार उस हार को झाड़ियों में तलाश करने लगा। कुछ देर बाद वो हार को तलाशते हुए एक बहुत पुराने तालाब के पास पहुंच गया और उस तालाब को बहुत गौर से देखने लगा। कभी एक कबूतर पंख फड़फड़ाता हुआ राजकुमार के ऊपर इर्द गिर्द मंडराने लगा। राजकुमार मधुकर ने देखा उस कबूतर के मुंह में एक सोने का हार था। अचानक उस कबूतर ने वो सोने का हार राजकुमार के ऊपर फेंक दिया और बोला, जाओ, इसे राजकुमारी को दे देना। कबूतर के मुंह से इंसानी भाषा सुनकर राजकुमार मधुकर बुरी तरह से हैरत में पड़ गया। ये क्या? तुम तो इंसानी भाषा में बात कर रहे हो। कौन हो तुम? मगर कबूतर उसी का बात का जवाब दिए बगैर बहुत ही तेजी से उड़ता हुआ राजकुमार की नजरों से ओझल हो गया। राजकुमार मधुकर राजकुमारी पुष्पा के महल के अंदर की ओर चला गया। उस राज्य का राजा जसवंत सिंह, जो राजकुमारी पुष्पा का पिता है, राजकुमार मधुकर की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? मैं अपना परिचय हमेशा छुपा कर रखता हूँ राजन। फिलहाल तो मैं आपकी पुत्री का हार उसको लौटाने आया हूँ। इतना बोलकर राजकुमार मधुकर ने वो हार राजकुमारी पुष्पा के हाथ में पकड़ा दिया। ये देखकर राजा जसवंत सिंह बुरी तरह से हैरत में पड़ गया। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे राज्य के जंगल के तालाब के पास अगर कोई भी वस्तु आकर खो जाती है तो वो कभी वापस नहीं मिलती। तुमने राजकुमारी का हार ढूंढकर यह साबित कर दिया कि तुम एक असाधारण मनुष्य हो। अब अपना परिचय दो। राजकुमार मधुकर अपने बारे में बताने लगा। राजकुमार मधुकर का परिचय सुनकर जसवंत सिंह चौंकते हुए रहस्यमयी अंदाज में बोला, अच्छा, तो तुम राजा उदय सिंह के पुत्र हो।
तुम तो वास्तव में राजकुमार ही निकले। दरअसल जिस रहस्य का पर्दा उठाने तुम अपने राज्य से निकले हो, मैं भी काफी वर्षों से इस बात से परेशान हूँ। मेरे राज्य के भी यात्री उस पुराने तालाब का पानी पीकर बीमार हो जाते हैं। क्या तुम मेरी पुत्री से विवाह करोगे? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली राजन। मुझे आपकी पुत्री से पहली नजर में ही प्रेम हो गया था। अगले दिन राजकुमार मधुकर का धूमधाम से विवाह करा दिया गया। विवाह के कुछ दिन बाद राजकुमारी पुष्पा एक फूलों से भरे बगीचे में बैठी हुई अपने पति राजकुमार मधुकर से बोली, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा और आपका पुनर्जन्म का रिश्ता है। हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी राजकुमारी कुछ सोचकर राजकुमार मधुकर से बोली, मेरी एक बात समझ में ये नहीं आई, पिताजी ने जब मेरे विवाह की बात आपसे की, आप तुरंत तैयार कैसे हो गए? आपने अपने पिताजी, क्योंकि वो भी एक राजा है, बताना तक गवारा नहीं समझा? मुझे हमेशा इस बात का डर सताया रहता है, जब आप मुझे अपने राज्य में ले जाओगे तो क्या वो मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? राजकुमार मधुकर गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, मैं अपने फैसले स्वयं लेता हूँ। राजकुमार मधुकर की बात सुनकर राजकुमारी मुस्कुराने लगी। राजकुमार मधुकर राजकुमारी पुष्पा के प्यार में ऐसा खोया कि उसे याद ही नहीं रहा कि वो किस मकसद के लिए निकला था। वहीं दूसरी ओर राजा उदय सिंह बड़बड़ाता हुआ बेचैनी से अपने महल के बगीचे में टहल रहा था। हाँ, राजकुमार को गए हुए काफी समय बीत चुका है, अब तक उनकी कोई खबर नहीं है। अब तो मुझे चिंता होने लगी है क्या नहीं है। हाँ। राजा उदय सिंह ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से वही कबूतर उड़ता हुआ राजा उदय सिंह के इर्द गिर्द मंडराने लगा और उसकी ओर देखकर हंसते हुए बोला, तुम इधर अपने पुत्र का इंतजार कर रहे हो और तुम्हारा पुत्र राजकुमारी के साथ विवाह करके ऐशो आराम की जिंदगी काट रहा है। ये सुनकर राजा उदय सिंह के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। अच्छा, तो तुम वही कबूतर हो जो 20 वर्ष पहले मुझे मिले थे। उस समय तो तुम मुझसे बच गए थे, लेकिन आज नहीं बच पाओगे। अरे रुको रुको, मुझे मारने से पहले एक बार अपने गुप्तचरों को भेजकर राजकुमार का हाल भी तो मालूम कर लीजिए। सच तो ये है कि तुम्हारा पुत्र भूल चुका है कि तुमने उसे किस मकसद के लिए भेजा था। वो तो तुम्हारे शत्रु राजा जसवंत सिंह की बेटी से विवाह करके महल में आराम से जीवन व्यतीत कर रहा है और तुम यहाँ पागलों की तरह उसका इंतजार कर रहे हो। इतना बोलकर वो कबूतर फिर से राजा उदय सिंह की आंखों के सामने से उड़ता हुआ ओझल हो गया। राजा उदय सिंह क्रोध से सीधे महल के अंदर आ गया और मंत्री को आवाज लगाने लगा, मंत्री चतुर्भुज, कहाँ हो तुम? राजा की आवाज सुनकर मंत्री तुरंत वहां पर पहुंचते हुए बोला, क्या बात है राजन, आपके चेहरे पर ये क्रोध कैसा? अभी इसी समय गुप्तचरों को भेजो और पता करो कि राजकुमार मधुकर कहाँ पर है। मुझे सूचना मिली है कि राजकुमार मधुकर ने हमारे शत्रु जसवंत सिंह की पुत्री से विवाह कर लिया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं राजन? वो तो हमारा शत्रु है। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। मधुकर अच्छी तरह जानता है कि राजा जसवंत हमारा शत्रु है, फिर भी वो उसकी बेटी से विवाह कैसे कर सकता है?
नामुमकिन महाराज, ऐसा संभव ही नहीं है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा, इसीलिए गुप्तचरों को भेजो और पता करो कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अगले दिन एक गुप्तचर राजकुमार मधुकर का पता करने निकल जाता है। और कुछ दिनों बाद पता करके वापस राजा उदय सिंह के महल में आकर बोला, महाराज की जय हो। आपको जो सूचना मिली थी वो बिल्कुल सही थी महाराज। मैंने स्वयं राजकुमार मधुकर को राजा जसवंत सिंह की पुत्री राजकुमारी पुष्पा के साथ देखा है। अब वो उनके पति हैं। उसने दुश्मनी निभाने के लिए अपनी पुत्री का इस्तेमाल किया, जो मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तो राजा जसवंत सिंह और उसकी पुत्री की मौत निश्चित है। राजा उदय सिंह मंत्री चतुर्भुज को लेकर सीधे राजा जसवंत सिंह की राज्य की ओर रवाना हो गया। कुछ दिन की यात्रा के बाद वो सब राजा जसवंत के महल के दरवाजे के बाहर खड़े थे। राजा जसवंत सिंह अपनी पुत्री राजकुमारी पुष्पा के साथ चिंतित अवस्था में खड़ा हुआ था। अचानक से राजा उदय सिंह को देखकर वो बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, तो आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखा दी। जब तुम्हें पता लगा कि तुम्हारे पुत्र ने मेरी पुत्री से विवाह किया है, तो तुमने उसका अपहरण करवा दिया, हाँ? ये सुनकर राजा उदय सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरे पुत्र को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपने घर का दामाद बना लिया, और जब देखा कि मैं बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो तुम मुझे अपने शब्दों के जाल में उलझाकर मूर्ख बना रहे हो और मुझसे मेरे ही पुत्र का अपहरण करने की बात कर रहे हो। इतना बोलकर राजा उदय सिंह ने गुस्से से अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में राजकुमारी पुष्पा के ऊपर वार कर दिया। राजकुमारी पुष्पा छटपटाते हुए गिर गई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। ये देखकर राजा जसवंत सिंह बुरी तरह से क्रोधित होते हुए बोला, तुमने मेरी पुत्री को मारकर ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर राजा जसवंत सिंह ने अपनी तलवार निकाल ली। राजा जसवंत सिंह और राजा उदय सिंह में युद्ध छिड़ने ही वाला था कि तभी उन दोनों के कानों में एक साधु की आवाज टकराई, तुम दोनों कुत्ते की तरह आपस में एक दूसरे को खत्म कर दोगे, जबकि सच्चाई तुम जानते ही नहीं। राजा जसवंत सिंह साधु की ओर देखकर बोला, इसने मेरी पुत्री को मेरी आंखों के सामने जान से मार दिया, क्योंकि तुम इसी लायक थे। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिला है। राजा उदय सिंह क्रोधित होकर साधु की ओर देखकर बोला, हमारे मामले से दूर रहो साधु। इसने मेरे पुत्र को बहकाकर अपनी पुत्री के साथ उसका विवाह करा दिया, वो भी मुझसे बगैर पूछे, और बोल रहा है कि मैंने अपने पुत्र का अपहरण करवा लिया। साधु रहस्यमयी अंदाज में राजा उदय सिंह की ओर देखकर बोला, तुम्हारा पुत्र राजकुमार मधुकर तो जादुई सलाखों के पीछे कैद है। ये सुनकर दोनों राजा बहुत चौंके रह गए। चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इतना बोलकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अचानक उन सब ने स्वयं को उसी पुरानी तालाब के किनारे खड़ा हुआ पाया। साधु रहस्यमयी अंदाज में एक घने पेड़ की ओर देखकर बोला, जादुई कबूतर सामने आ जाओ। तुमने अपना बदला ले लिया है, अब तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। साधु ने इतना ही कहा था कि तभी उस घने पेड़ से
वही कबूतर उन सबके सामने आकर बैठ गया। राजा उदय सिंह साधु की ओर देखकर बोला, आखिर इस कबूतर का क्या रहस्य है? राजा उदय सिंह, याद करो, ये कबूतर आज से 20 साल पहले भी तुम्हें मिला था। हाँ, उस तालाब के पास मिला था। इसका रहस्य ये तुम्हें स्वयं बता देगा। साधु ने इतना कहा ही था कि तभी वो कबूतर अचानक से एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित हो गया। उस सुंदर पुरुष को देखकर राजा जसवंत सिंह और राजा उदय सिंह बुरी तरह से हैरत में पड़ गए। तुम तो वही हो जिसकी बेटी को मैंने मारा था। और मैंने तुम्हारी पत्नी को मारा था। सही कहा। तुम दोनों ने उस समय युद्ध करके एक दूसरे का राज्य हड़पने की कोशिश में तुम दोनों अंधे और क्रूर हो चुके थे। उस समय मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी इंसान के रूप में थे। मैंने उस समय तुम्हें बहुत समझाया था कि ये तालाब मेरा है। ये तालाब तुम दोनों के राज्य के इलाके में नहीं आता, लेकिन तुम दोनों नहीं माने। तुम दोनों ने मेरे परिवार को साधारण समझकर किसी वस्तु की तरह बंटवारा कर लिया था और मार दिया था। उसी का बदला मैंने तुमसे इस प्रकार लिया है। साधु उन दोनों की ओर देखकर बोला, दरअसल जिस तालाब के सामने तुम खड़े हो वो एक जादुई तालाब है। इस तालाब के अंदर एक और जादुई राज्य है और ये उस जादुई राज्य का राजा है। हमारी दुनिया में आकर इसकी शक्ति कमजोर हो जाती है, इसीलिए ये सीधा तुम दोनों से मुकाबला नहीं कर सकता था। पहले के राजा इस बात को जानते थे, इसीलिए वो यहां नहीं आते थे। लेकिन तुम दोनों एक नंबर के मूर्ख राजा निकले। इसीलिए मैंने दिमाग से काम किया कि मैं इस दुनिया में कुछ जादुई शक्तियों के अलावा सिर्फ एक पक्षी का रूप धारण कर सकता था। मैंने तुम दोनों के राज्य के यात्रियों को बीमार करना शुरू कर दिया। मुझे पता था एक ना एक दिन तुम जरूर इस रहस्य का पता लगाने के लिए या तो खुद आओगे या अपने पुत्र को भेजोगे, और तुमने अपने पुत्र को भेज दिया। सच तो यह है कि राजकुमारी का हार मैंने चुराया था, और जब तुम्हारा पुत्र राजकुमार मधुकर यहां पर आया तो मैंने वो हार उसके ऊपर फेंक दिया और उसका ही प्रतिरूप बनकर राजा जसवंत सिंह के राजमहल में पहुंच गया। राजा जसवंत सिंह यही समझा, जबकि राजकुमार मधुकर इस तालाब के अंदर एक कैदी की तरह भूखा पेट सजा काट रहा था और अपना दम तोड़ चुका है। इतना बोलकर वो सुंदर पुरुष वहां से गायब हो गया। अगले ही पल राजा उदय सिंह का पुत्र राजकुमार मधुकर की लाश भी पड़ी हुई थी। राजा उदय सिंह उस लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई है राजन। उसने अपना बदला पूरा ले लिया। अब बाकी का जीवन ईश्वर से क्षमा मांगने में गुजार दो। एक दूसरे का राज्य हड़पने के लिए जो तुमने निर्दोषों के खून बहाए हैं उसका पश्चाताप करो। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया।